हाँ जी, आज 25 हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ आज का दिन, जो मैं आपको इसमें इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर करा दूंगी, 10th चैप्टर। इससे पहले मैं 3 चैप्टर जो आ रहे हैं 7, 8, 9 वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द होल चैप्टर्स ऑफ 4 इज रिलेटेड टू द 18 मार्क्स। तो बेटा वो आप बहुत आराम से गेन कर सकते हो अगर आप इन वीडियोज़ को भी बहुत डीपली अगर समझ लेते हो कंसेप्ट को, थोड़ा सा बुक में से लर्न कर लोगे, दैट्स इट, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, चैप्टर का नेम क्या है? दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें हम इंडिया का कंपैरिजन पढ़ेंगे चाइना कंट्री से एंड पाकिस्तान कंट्री से। क्यों इन्हीं दो से कंपैरिजन पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारी इकॉनमी और जो चाइना और पाकिस्तान की इकॉनमी है, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। वही पहला टॉपिक ही आता है, दैट इज द सिमिलैरिटीज़। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो बेटा इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना है, दैट इज अ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तीनों का सिमिलर सा है। इंडिया का दैट इज 1947, चाइना का दैट इज 1949 एंड द पाकिस्तान का द सेम इज 1947। द सेकेंड सिमिलैरिटी इज द 5 ईयर ऑफ प्लान। 5 ईयर ऑफ प्लान। बेटा हमने भी 5 साल के लिए, कोई भी अगर आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, कोई भी अगर पार्टी आती है, तो वो 5 ईयर्स के लिए प्लान करती है कि हम इन 5 सालों में ये काम कर देंगे। तो 5 ईयर प्लान हमने भी बनाए। द फर्स्ट हमने कब बनाया? 1951 में स्टार्ट किया, 1953 में चाइना ने स्टार्ट किया और 1956 में पाकिस्तान ने स्टार्ट करा। तो देख रहे हो आसपास ही ईयर है, तो ये हमारी और उनकी सिमिलैरिटी हो गई। द थर्ड सिमिलैरिटी बेटा कि टिल 1980s सिमिलर ग्रोथ थी। तीनों कंट्री की क्या थी? दैट इज सिमिलर ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम। इट मीन्स कि तीनों कंट्री की सिमिलर ग्रोथ थी, जीडीपी एक ही रेशियो के आसपास बढ़ रहा था एंड द पर कैपिटा इनकम मीन्स कि अगर हम बात करें, जैसे सपोज कि एक इंसान की इनकम इतनी तो होनी चाहिए, अगर जिससे इसकी कम है, जो इतना मंथ का अर्न नहीं करता, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपये लिमिट फिक्स कर दी, तो जो 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, इसका मतलब बेटा वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। क्लियर हुआ? तो तीनों की सिमिलर ग्रोथ थी एंड पर कैपिटा इनकम 1980s तक बिल्कुल सिमिलर था। तो ये सिमिलैरिटीज होगी जब तीनों के आपसे वो पूछता है। इसी के अगेंस्ट में एक क्वेश्चन होगा, दैट इज सिमिलैरिटी। ये भी सिमिलैरिटी का ही है, बस डिफरेंस क्या होगा, इसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलैरिटी पूछी है। यहाँ पर तीनों हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी इनमें क्या है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी है एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है और पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। द नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा HYV सीड्स का यूज करो, हाई इन वैरायटी सीड्स का यूज करो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो ये इंडिया ने भी फॉलो करा और पाकिस्तान ने भी। द नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स। बेटा हमने भी रिफॉर्म्स बनाए और पाकिस्तान ने भी, और ये चाइना ने भी बनाए। तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट आ गया, दैट इज रिफॉर्म्स। ओके, हमने बनाया दैट इज 1991,
1978 में चाइना ने, 1988 में पाकिस्तान ने। यहाँ से ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जब ईयर याद कर लोगे तो रिफॉर्म्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपका कवर होगा अगर इन केस द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बेटा ये पॉइंट लेना, बहुत ईजी पॉइंट है, आपके माइंड में रहेंगे। और ये वाले बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ तक कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, आप आराम से याद कर सकते हो। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करी चाइना और पाकिस्तान ने? मेनली अभी तक देखो इंडिया क्यों नहीं हुई, क्योंकि इंडिया की तो हम पूरी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में, एम्प्लॉयमेंट में, इससे पहले हमने टर्म 1 में पॉवर्टी करा था, ठीक है। तो अब सिर्फ हम इसमें डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो पहले हम बात करते हैं चाइना की, कि चाइना ने कैसे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको तो पता ही है कि मैं ये वीडियो ही आपके लिए क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल एंड टाइम है बेटा, हमारे पास एक सिर्फ ये 2 दिन फ्रूटफुल टाइम है जिसमें हम बहुत आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप बस करे जा रहे हो, तो बेटा इंटेलिजेंट की भी बात करूँ या वीकर सेक्शन की बात करूँ या एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर पढ़ना किस पे है और कौन सा टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कि जो स्किप ही नहीं करना। पता चले आपने सब कुछ कर लिया और ये इंपॉर्टेंट ही स्किप कर दिया। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको पता होना बहुत कंपल्सरी है, और मैं हाईलाइट करती हूँ, वीडियोस भी आपके लिए इसीलिए बना रही हूँ। तो फर्स्ट हो गया दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बेटा इन शॉर्ट बात करते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब स्टार्ट हुआ? दैट इज 1958। बेटा माओ इनका लीडर था जिसने स्टार्ट किया था। इसके अंडर उसने कम्यून सिस्टम बनाए थे, कम्यून सिस्टम बनाए थे, एंड कितने बना दिए थे? दैट इज 26,000। और बेटा ये कम्यून सिस्टम थे क्या? कलेक्टिवली लैंड, प्रोवाइड द स्मॉल प्लॉट्स, प्रोवाइड द स्मॉल प्लॉट्स फॉर कल्टीवेशन। बेटा जो जितने भी पुअर सेक्शंस थे उनके पास खेत तो थे नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है चिंता मत करो, माउंट जो लीडर था उसने बोला मैं आपको छोटे छोटे प्लॉट्स दे देता हूँ, आप इन पे खेती बाड़ी करो। तो एक अच्छा स्टेप लिया। ऐसे कितने लोगों की हेल्प करी? 26,000। द नेक्स्ट इज ग्रेट पॉलिट्रियन रिवॉल्यूशन। बेटा द सेम इज ईयर, दैट इज 1965। माओ ने स्टार्ट करा। इसमें क्या था? इसमें उन्हें स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल को टेक्निकल वर्क सीखने के लिए भेजा जाता। हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड, बीकॉम कर ली, अरे बहुत है इतनी बड़ी डिग्री, बीबीए कर ली, अरे वाह तुमने तो क्या पढ़ लिया। लेकिन टेक्निकल वर्क चाहे उसे आता है या नहीं आता। लेकिन चाइना वाले मोर फोकस करते थे कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो भी कंपनीज में काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स, उनको टेक्निकल वर्क सीखने के लिए भेजें। तो इस वाले दैट इज़ द ग्रेट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन यही है बेटा, कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को sent to for learning the technical work। तो बेटा इनको किस लिए भेजा जाता है कि आप टेक्निकल वर्क सीख कर आओ। द नेक्स्ट इज बेटा रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स। द ईयर दैट इज 1988, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस करा था, स्टार्ट हुआ था, हमने यहाँ मेंशन भी करा है। देखो मैंने सीक्वेंस इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मिड वाला क्या है? दैट इज चाइना इज 1978। तो 1978 में आया। अगेन द माओ ने स्टार्ट किया। ये तो बेटा तीनों में सिमिलर है। रिफॉर्म्स बेटा 2 फेजेस में आया। रिफॉर्म्स 2 फेजेस में आया। एक आया इनिशियल फेज और एक आया हमारा लेटर फेज। अब इनिशियल फेज क्या था बेटा? जो भी हमने फर्स्ट में कम्यून सिस्टम पढ़ा है एग्रीकल्चर के लिए, वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। दैट इज अ कम्यून सिस्टम। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर के लिए काम किया गया था, कम्यून सिस्टम बनाए थे, और आपको पता है क्या होता है, ठीक है। लेटर फेज में बेटा गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को इन्वाइट कर लिया। लेटर फेज में क्या हुआ? उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया टू प्रोड्यूस द गुड्स, टू प्रोड्यूस द गुड्स, कि बेटा आप भी
गुड्स प्रोड्यूस करने आओ, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया। अब जब गवर्नमेंट अभी तक अपना काम कर रही है इकॉनमी में, जब प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दोगे तो भी प्राइवेट सेक्टर की तो शानदार सर्विसेज होती हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो, चाहे स्कूल देख लो। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइवेट लोग आ जाते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ जाता है कि ये इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, हम इनको कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन लाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बेटा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है लोगों का। तो ये क्या होगा, दैट इज़ अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब उन्हें अलाउड कर दिया तो गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ा, कॉम्पिटिशन। गवर्नमेंट हैज़ टू फेस कॉम्पिटिशन। अब बेटा गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ा है, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा है। ये हो गए हमारे 3, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है हमारा ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी। ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी, 2 तरह के प्राइस उन्होंने अप्लाई करे। 2 तरह के प्राइस बोले तो एक मार्केट प्राइस कि जितना लिखा हुआ है उतने पे वो सेल आउट होगा। दूसरा द प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट। प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि ये ठीक है, इतने का हम सेल कर देंगे। जो मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा सा कम उन्होंने फिक्स कर दिया ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो, हर कोई पुअर फैमिली अफोर्ड कर सके। तो एक जो मार्केट प्राइस था, दूसरा जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। यहाँ तक आपका चाइना का टॉपिक खत्म कि कैसे कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। हाईलाइटेड पॉइंट मैंने आपको बता दिए। द ग्रेट GLF, शॉर्ट फॉर्म में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज GLF या ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बेटा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ आप मेंशन कर देना। ग्रेट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड द रिफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तो हम चाइना में पढ़ेंगे, सेकेंड इज ऑफ पाकिस्तान। अब देखो मैं यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला, अभी जो हमने सिमिलैरिटीज करी थी ना स्टार्टिंग में, तो वही पुट कर दो। क्या फॉलो करता है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकेंड हमने बात करी थी, इसने भी रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे। तीसरी हमने बात करी थी ग्रीन रिवोल्यूशन। जो भी सिमिलर थे ना बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान पॉइंट, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन पे, वही सारे पॉइंट्स एज इट इज आ जाएंगे। एंड द फोर्थ इज फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट, ये खुद तो एक्सपोर्ट करता नहीं था क्योंकि अगर कुछ चीज़ बाहर बेचेगा जब भी तो पैसे आएंगे, बेचने के लिए इसके पास कुछ था ही नहीं। तो ये ज़्यादातर फॉरेन करेंसीज के लिए या फिर लोन के लिए बाकी कंट्रीज पे डिपेंड रहता था। तो यही पॉइंट है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट लेता था, ठीक है। अब फाइनेंशियल सपोर्ट किस फॉर्म में लेता था, जितने भी इमिग्रेंट्स थे। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है बेटा कि जो इमिग्रेंट्स का मतलब होता है कि जो भी पाकिस्तानी बाहर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुए थे वो रेमिटेंसेस भेजते थे। रेमिटेंसेस जैसे कि सपोज मैं USA में रह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेज रही हूँ, दिस इज़ अ रेमिटेंसेस। तो जितने भी इमिग्रेंट्स बाहर रहते थे, पाकिस्तान से बाहर रहते थे पाकिस्तानी, वो क्या सेंड किया करते थे, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस कहाँ पर, सेंड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजा करते थे। तो इनके पास कोई और सोर्स ही नहीं था कि फॉरेन करेंसी आए, मेनली ये फाइनेंशियल सपोर्ट पे डिपेंड थे। और बेटा यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की स्लो ग्रोथ क्यों हुई थी, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। द फर्स्ट इज, एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, द फर्स्ट इज डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एंड द सेकेंड इज द स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई जैसे अभी तक मैंने देखा चाइना में हर जगह माओ 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 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर फिक्स ही नहीं था, कभी कोई बन रहा है कभी कोई बन रहा है। अब सब अपने अपने रूल्स अलग बनाते हैं। अगर आपको भी क्लास का कभी वो बना दिया मॉनिटर, आप अपने रूल्स अलग बनाओगे और अगर कोई और बन गया तो वो अपने रूल्स अलग बनाएगा। तो सबका कंट्रोल करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ऐसे अगर इकोनॉमी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बेटा ग्रोथ कैसे होगी, चांसेस हैं थोड़े रुकने के, रुकावट सी आएंगी। नेक्स्ट ये वाला सेम आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिपेंड था इमिग्रेंट्स पे। एंड द थर्ड इज एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए
हमें गुड हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है, गुड हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा कि गुड हार्वेस्टिंग पे ध्यान नहीं दिया और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? टेक्नोलॉजी। जबकि ध्यान किस पे देना चाहिए? गुड हार्वेस्टिंग पे। और ध्यान किस पे दिया? टेक्नोलॉजी के। छोटा सा एग्जांपल, आप कुछ भी फसल उगा रहे हो, आप ट्रैक्टर ले आए बेटा, और जो सीड्स आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल लो क्वालिटी की ले आए, आपने ध्यान नहीं दिया कि उन्हें आपको सिंचाई करनी है, पानी डालना है, कुछ भी करना है, तो बेटा ट्रैक्टर फसल उगा रही है या वो सीड्स जो आपने डाली हैं वो उगाएंगी? सीड्स उगाएंगी ना। तो बेशक कितनी अच्छी मशीन आगे खड़ी कर दो, एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ अ गुड हार्वेस्टिंग। तो इन्होंने यही प्रॉब्लम फेस करी कि हार्वेस्टिंग पे तो ध्यान दिया नहीं और किस पे ध्यान दे दिया? टेक्नोलॉजी पे। तो ये इनके क्या थे रीजन थे जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कैसी रही? दैट इज स्लो डाउन। तो बहुत से सैम्पल पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन, इसमें से या तो केस स्टडी आ सकती है या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सारा कवर कर लिया हमने चैप्टर विद इन 10 to 15 मिनट्स। और अगर केस स्टडी आती है तो बेटा आप क्वेश्चन पहले रीड आउट करना पूरा कि पूछा क्या है उसने। अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट है, कई बार क्या होता है केस स्टडी पूरी गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अटैम्प्ट हो जाएगा यहाँ से। और अगर केस स्टडी पढ़ी आपने और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं है तो उनका आंसर आपको कहाँ से फाइंड आउट होगा? ऑब्वियस है केस स्टडी में से। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।